अच्छा देखो, तो आज इनकम टैक्स में क्या करना है। आज इनकम टैक्स में सैलरी में सबसे पहले तो एक एचआरए का होमवर्क था, उसको सॉल्व करेंगे। एचआरए का नहीं, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, लीव एनकैशमेंट का एक होमवर्क था, उसको मैं देखूंगा आप लोगों से हुआ कितना है। ठीक है, तो एक बार लीव एनकैशमेंट का आंसर मैं आप लोगों से लूंगा। उसके बाद मैं आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के ऊपर कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा। ठीक है, एंड आफ्टर दैट एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस के ऊपर कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है, तो उसके ऊपर मैं बात करूंगा। ठीक है, और फिर जाके मोटर कार वगैरह में पार्किजिट्स का जो पार्ट है उसमें बात करना है। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो बताना प्लीज हाँ कि होमवर्क जो था लीव एनकैशमेंट का, सबका हुआ है क्या? लीव एनकैशमेंट का होमवर्क सबने किया? হ্যাঁ দাদা रोशनी, করেছি, ভুল रोशनी হয়েছে। बॉल कत বলছি आंसर কমিশন আমারটা ভুল হয়েছে, আমি ওই বোনাস আর কমিশনটা অ্যাড করিনি এভারেজে। না বোনাস অ্যাড হবে না তো, কেন? বোনাস অ্যাড হবে না। বেসিক আমি কি তোকে বোনাসটা বলে দিয়েছিলাম কালকে, তুই আমাকে হ্যাঁ জিজ্ঞেস হ্যাঁ করেছিস। না হ্যাঁ না, হ্যাঁ। বোনাস হবে না, বেসিক প্লাস डीए प्लस कॉट। एवरेज सैलरी कैलकुलेट करने का लीव एनकैशमेंट में एवरेज सैलरी कैलकुलेशन ऐसा होता है, बेसिक प्लस डीए प्लस कॉट। कमीशन ऑन टर्नओवर, सिर्फ कमीशन नहीं आता है, कमीशन ऑन टर्नओवर आता है। आंसर क्या निकला है बताओ? एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 4,73,600। 4,70,000 मतलब ये टैक्सेबल लीव सैलरी है। है सर। एग्जेम्पशंस एंड टैक्सेबल लीव सैलरी, टैक्सेबल लीव सैलरी, टैक्सेबल लीव सैलरी आया मौसमी का आया 4,73,600। और तो फिर एग्जेम्प्टेड कितना हुआ मौसमी? 26,400। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन, अंडर सेक्शन क्या है? 10 सबसेक्शन 10 डबल है ना, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 डबल है 26,400। ये एग्जेम्प्टेड अमाउंट है। दिस इज द एग्जेम्प्टेड अमाउंट एंड दिस इज द टैक्सेबल लीव सैलरी। वेरी गुड मौसमी, मौसमी का जवाब तो एकदम सही आया है। क्या और किसी ने किया है क्या? দাদা বলছি ডিএ যেটা আছে ওটা কি 3000 অ্যাড হবে? हाँ, ডিএ তে যে 3000 আছে ওটা অ্যাড হবে তো? 3,000 है वो ऐड होगा। हाँ, डीए ऐड होगा ना एवरेज सैलरी में, बेसिक प्लस डीए प्लस कॉट। हाँ, 3,000 जो है वो ऐड होगा। सर डीए तो 1,800 হবে। 3,000 पर मंथ है, 60% ऑफ विच इज फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। वो अच्छा, ये तो रिटायरमेंट बेनिफिट का सम्स है ना, तो 3,000 का 60%, 3,000 का 60% 1,800 होता है ना। यस यस, बेसिक डीए में जाएगा 1,800, बेसिक प्लस डीए बेसिक प्लस डीए प्लस कॉट। कितना आया रे मौसमी तेरा? एवरेज सैलरी कितना है? 66,000। एवरेज 6,600। एवरेज इससे एवरेज आया मौसमी का, ऐसे मौसमी का जवाब एकदम सही आया है दोनों। হ্যাঁ एवरेज দাদা চলে एवरेज सैलरी इक्वल्स टू 6,600 एंड কত বললি? টোটালটা কত বললি?
66,000। 66,000 आएगा। और ये बेसिक प्लस डीए प्लस कॉट करने से आ रहा है ना मौसमी? सर कॉट देवा नहीं, बेसिक प्लस डी है। कॉट है नहीं, कमीशन डायरेक्ट दिया हुआ है, कमीशन डायरेक्ट दिया हुआ है, कॉट इज नॉट हियर। वेरी गुड। तो फिर ओनली बेसिक प्लस डीए। तो बेसिक कितना करके लिया? बेसिक कितना करके लिया? 4,000 করে 2 মাস আর 5,000 8 মাস। बेसिक होगा, बेसिक बोला है 5,000 पर मंथ, 1,000 वाज इंक्रीज फ्रॉम विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2019। तो अप्रैल से 1,000 का इंक्रीमेंट है, अप्रैल से इंक्रीमेंट है। इसका रिटायरमेंट कब हुआ है? 4,000 करके 8 मंथ्स ना, या 2 मंथ? 4,000 করে 2 মাস। 4,000 करके 2 मंथ्स, सही है। 5,000 into 8,000। 4,000 into 2 plus 5,000 5,000 into into 8। 8। वेरी गुड। क्या बाकी लोगों ने ट्राई किया? ऐसा तो इजी था ना क्वेश्चन? हाँ सर। सबका आंसर आया? हाँ सर। ये वाला आंसर देखो, आंसर ये होगा, टैक्सेबल लीव सैलरी हो जाएगा 473,600 एंड एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10AA हो जाएगा आपका 10 सबसेक्शन 10AA 26,400। ये आंसर होना चाहिए। आया है क्या सबका? ऋषभ प्रीतम ने किया क्वेश्चंस? হ্যাঁ স্যার করেছিলাম। আনসার এসছে? হ্যাঁ এই আনসারটা ম্যাচ করেছে? হ্যাঁ স্যার। ভেরি গুড। প্রীতম? না স্যার। কেন করিসনি কেন? লাস্ট দিন যে কোশ্চেনটা আমি করিয়ে দিলাম सेम क्वेश्चन, तो लास्ट दिन जो क्वेश्चंस में करा के दिया एकदम सिमिलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन था। तो विशाल का जवाब नहीं मिल रहा है मुझे। विशाल एंड प्रीति স্যার করেছি। हाँ विशाल, এভারেজটা একটু ভুল হয়ে গেছে। এভারেজটা ভুল হয়ে গেছে, এবারে হয়ে যাবে? আমি বলে দিলাম যে, নাকি আমাকে পুরোটা করতে হবে? না স্যার হয়ে যাবে। হয়ে যাবে। ओके, एवरेजटाते बेसिक प्लस डीए प्लस कॉट होवे, मतलब दिस इज द रूल्स। एवरेज में क्या होता है? बेसिक प्लस डीए प्लस कॉट होता है, लेकिन कॉट मतलब क्या है? कमीशन ऑन टर्नओवर। बट अगर कमीशन ऑन टर्नओवर नहीं है, सिर्फ कमीशन है, तो वो नहीं लिया जाता। और बेसिक में सिर्फ बेसिक प्लस डीए लिया जाता है, ओनली बेसिक प्लस डीए। ठीक है, ओनली बेसिक प्लस डीए लिया जाता है। और बेसिक प्लस डीए जब तुम ऐड करोगे तो डीए का अमाउंट तो देखो रिटायरमेंट बेनिफिट का दिया हुआ ही है, रिटायरमेंट बेनिफिट का बेसिक का अमाउंट दिया हुआ है डीए का, दैट इज 3,000 जो तुम्हारे क्वेश्चंस पे है, उसके ऊपर 30% फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट दिया हुआ है। तो 3,000 का सॉरी 60%, 3,000 का 60% लेके आपको करना है। ठीक है, ये जिन लोगों ने नहीं किया या फिर हुआ नहीं है, विशाल मुझे सॉल्व करके मुझे आंसर सेंड करना तो व्हाट्सएप में। ठीक है, प्रिया हो गया? प्रिया? हाँ सर हो गया था, आंसर मैच कर दिया था। प्रीति ने नहीं किया। प्रीति मुझे सॉल्व करके शेयर करना। স্যার করেছি 3বার ম্যাচ করেছে আনসার? হ্যাঁ ভেরি গুড। তাহলে আমি অন্য টপিকে যাচ্ছি। প্রীতম, এবারে ট্রাই করলে পারবি? লাস্ট দিনের কোশ্চেনটা ভালো করে করবি, যেটা সলভ করিয়ে দিয়েছিলাম ক্লাসে। লাস্ট দিনের কোশ্চেনটা কমপ্লিট করে ওটাকে আগে একবার সলভ করবি, দেন কোশ্চেনটা ট্রাই করবি, হয়ে যাবে। শুনতে পাচ্ছিস? ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে স্যার নয়, ইজি কোশ্চেন আছে তো। একই রকমের জিনিস যদি একটু ট্রাই না করবি তাহলে কি করে হবে? ওকে,
अच्छा चलो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में कुछ बात करना है। हेडिंग करो तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। क्या आप लोगों को याद है मैंने स्टार्टिंग में लिखाया था प्रोविजंस में, जब मैंने आप लोगों को फॉर्मेट दिखा रहा था उस टाइम पे मैंने आप लोगों को लिखा था चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के बारे में। क्या किसी को याद है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का क्या प्रोविजंस है सैलरी में? किसी को याद है? यस सर। एक बार फॉर्मेट देखो, वहां पर लिखा हुआ है। क्या प्रोविजन था बताओ? मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन का अलाउंस मिलता है। मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन अलाउंस। मैक्सिमम 100 पर मंथ पर चाइल्ड, है ना? मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का फॉर्मेट मतलब प्रोविजन है, ध्यान से देखो। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मतलब ये क्या होता है कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन पे आप जॉब करते हो, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन पे आप जॉब करते हो तो आपको पढ़ाई करने के लिए मतलब अगर आप लोगों का बच्चा लोग पढ़ाई करेगा, मतलब जो भी जॉब करते हैं ना, तो उनका बच्चा लोगों को जब पढ़ाई करना होता है तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मतलब कंपनी की तरफ से अलाउंस दिया जाता है। ठीक है, इस अलाउंस को हम लोग क्या अलाउंस कहते हैं? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कहते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो इसका प्रोविजन ये है कि 100 पर मंथ, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहेंगे? शॉर्ट में कहेंगे CEA। ओके, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 पर मंथ पर चाइल्ड। दिस इज द रूल्स। ऑर्गेनाइजेशन पे जो भी जॉब करते हैं उनके बच्चे लोग की पढ़ाई करने के लिए 100 पर मंथ पर चाइल्ड का प्रोविजन है। मैक्सिमम 2 बच्चा, किसी का 4 बच्चा होगा तो 4 बच्चा का नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। सर समझ में आ रहा है प्रोविजन? 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए आपको ये फैसिलिटीज मिलेगा, जो आप एग्जेम्प्ट करा सकते हो अपने टैक्स से। बाकी अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये जो क्या एग्जेम्प्टेड होता है और क्या टैक्सेबल होता है, इसका एक आइडिया ले लेते हैं सर। चलो, क्या एग्जेम्प्टेड होता है और क्या टैक्सेबल होता है, इसका कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। चलो एग्जाम्पल लिखो मेरे साथ साथ। लिख रहे हो क्या? है दादा। ओके, देखो CEA मतलब चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। CEA का मतलब है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। फिर एक हेडिंग करो एग्जेम्प्टेड, एंड फिर हेडिंग करो टैक्सेबल। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, एग्जेम्प्टेड, टैक्सेबल। मैं एकदम फॉर्मेट से ही आपको डायरेक्ट करा रहा हूं। मानो कि एक बच्चा है, किसी का मिस्टर एक्स का बच्चा है। मिस्टर एक्स हैव 2 चाइल्ड। मिस्टर एक्स का 2 बच्चा, ठीक है, मिस्टर एक्स का 2 बच्चा है। एक का नाम है चिंटू और दूसरे का नाम है पिंटू। ठीक है, मिस्टर एक्स का 2 बच्चा, एक का नाम है चिंटू, दूसरे का नाम है पिंटू। अब चिंटू को दिया जा रहा है, सॉरी थोड़ा मैंने गलत जगह में लिख दिया, थोड़ा गलत जगह में लिख दिया। एग्जाम्पल में एक्चुअली मुझे नाम लिखना चाहिए था पर्टिकुलर में, और यहाँ पर एग्जेम्प्टेड अमाउंट होता। ठीक है, आप लोग अगर ऐसा मेरे जैसा कर दिए तो चेंज कर लो प्लीज। 2 चिल्ड्रन ना, तो 2 चिल्ड्रन जो है मिस्टर एक्स का, चिंटू एंड पिंटू। तो चिंटू को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है 150 करके, एंड पिंटू को मिल रहा है 75 करके। तो मुझे बता पाओगे क्या कि चिंटू को 150, पिंटू को 75, एग्जेम्प्टेड में क्या होगा? टोटल मिल रहा है कितना?
टोटल कितना मिल रहा है? सर 225। 225। 225, 225। तो 150 75 एग्जेम्प्टेड में क्या अमाउंट होगा चिंटू में और पिंटू में? Anyone बताओ? चिंटू में 100 होगा। चिंटू में 100 होगा, আর पिंटू পিন্টু তো में? हाँ 75 হবে। पिंटू में 75 होगा, चिंटू में 100 होगा, पिंटू में 75 होगा, बिकॉज मैक्सिमम 100 पर मंथ पर चाइल्ड। बट अगर किसी को कम मिला है तो फिर उसको क्या थोड़ी ना 100 मिलेगा। जितना मैक्सिमम आप खर्चा करोगे उसके पीछे उतना ही आप एग्जेम्प्टेड कर सकते हो, मैक्सिमम 100। ठीक है, तो टैक्सेबिलिटी क्या हो जाएगा? टैक्सेबल क्या हो जाएगा चिंटू का? 50। चिंटू का टैक्सेबिलिटी 50, पिंटू का टैक्सेबिलिटी क्या होगा? नील। कुछ भी नहीं। तो एग्जेम्प्टेड में कितना हो गया? 175। और टैक्सेबल कितना हो गया? 225 से 175 लेस करो, सेम आंसर आएगा। क्या आ रहा है? হ্যাঁ দাদা। 50 ना? হ্যাঁ দাদা। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो कि टोटल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना मिल रहा है? 225, एग्जेम्प्टेड हो रहा है 175, टैक्सेबल हो रहा है 50। ये अमाउंट आपका सैलरी शीट में आ जाएगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के नाम पे, और ये आपको छूट मिल गया, आपको सैलरी शीट में नहीं देना है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चंस में या फिर जो भी क्वेश्चंस आप जब भी सॉल्व करोगे उसमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस काफी पॉपुलर पॉइंट है, तो जब भी ऐसा आएगा तो आप यहाँ से अलग कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से आप नोट बना के भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आप वहां पर भी दिखा सकते हो, जो आपको ठीक लगे। मैं आपको कंप्लीट सम्स में बताऊंगा नेक्स्ट टाइम पे, लेकिन फिलहाल कुछ मुझे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करना है। तो चलो ये एग्जाम्पल 1 हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 करो। तो एग्जाम्पल 2, CEA exempted and taxable। CEA exempted taxable। इसमें मिस्टर किसका है? मिस्टर जेड का बच्चा है। मिस्टर जेड का बच्चा है। मिस्टर जेड का 3 बच्चा है, 3 चाइल्ड है इसका, मिस्टर जेड का। एक का नाम है सीनू, मीनू, टूनू। ठीक है, सीनू, मीनू एंड टूनू। तो ये सीनू, मीनू, टूनू, इसका 150 का है, इसका 50 का एजुकेशन है अलायंस कंपनी की तरफ से, एंड टूनू का है 80। एग्जेम्प्टेड में क्या करे? आप ही लोग बताना प्लीज। 150 80 150 80, क्या सबका ही मानना है? 100 और 80। सीनू का 100 और टूनू का 80, क्या मीनू का 50 एग्जेम्प्टेड हो जाएगा? मैक्सिमम 2 चाइल्ड ही होगा ना? हाँ, मीनू का 50 एग्जेम्प्टेड नहीं होना चाहिए क्या? ना सर। फिर तो फॉर मैक्सिमम 2 चाइल्ड ही का मिलेगा। मैक्सिमम 2 चाइल्ड प्रोविजंस बार बार ध्यान रखना सर, तभी तो मैं करा रहा हूँ। इजी है बट कभी कभी धोखा दे देता है ये छोटा सा टॉपिक। 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। आप 3 चाइल्ड का एग्जाम्पशन नहीं ले सकते। रोशनी, হ্যাঁ দাদা ওটা গুলিয়ে গেছিল। तो अब देखो, थोड़ा आपको एज ए टैक्स कंसल्टेंट आपको भी तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जब आप दोनों चाइल्ड का मैक्सिमम ले सकते हो तो आप एग्जाम्पशंस में 50 लोगे या 80 लोगे? 80। एग्जाम्पशंस, हाँ ऑब्वियसली 80 लोगे, बिकॉज 80 का एग्जाम्पशन अमाउंट ज्यादा है और सीनू का 100 भी ज्यादा है, तो 100 और 80 का एग्जाम्पशन लोगे ना। 50 वाला एग्जाम्पशन क्यों लोगे? एग्जाम्पशन लेना है तो ज्यादा वाला लो, तो इसलिए आप 150 से 100 लेस कर दिए और 80 का 80 लेस कर दिए।
तो ये दोनों अमाउंट आपका एग्जेम्प्टेड हो जाएगा और मीनू का ये अमाउंट आप टैक्सेबिलिटी में डाल देना। तो सीनू के केस में टैक्सेबिलिटी कितना हो गया 50 और मीनू के केस में टैक्सेबिलिटी कितना हो गया 50, लेकिन टूनू का कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड हो चुका, जितना उसका अलाउंस था उतना पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड हो चुका है। तो अल्टीमेटली आपका इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टीए टैक्सेबल हो जाता है 100, टैक्सेबल है 100, एग्जेम्प्टेड है 180 और टोटल मिला था आपको 150, 50 प्लस 80 मतलब कितना हो जाता है 280। टोटल था आपका 280 में से आपका टैक्सेबल हो गया 180, 180 आपका एग्जेम्प्टेड हो गया, ठीक है, और टैक्सेबल हो गया आपका 100। क्लियर है क्या, बताना प्लीज। क्लियर है क्या यह पॉइंट, सबको दादा। बराबर क्लियर है? तो 280 हो गया आपका टोटल सीए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, और सीनू के केस में आप 100 का एग्जामिशन कर लिए, मीनू के केस में आप कोई एग्जामिशंस नहीं लिए, और टूनू के केस में आप पूरा का पूरा 80 एग्जामिशंस कर लिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपका 180 हो गया एग्जेम्प्टेड, 280 हो गया टोटल एंड 100 हो गया आपका टैक्सेबल, ठीक है। ऋषभ बुझते पारली? हाँ सर ठीक। हाँ थैंक हाँ यू। एक सेकेंड ना, वो प्रिया का बार बार थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है। ओके, तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल तो चलो। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जाम्पल 3, ध्यान से सुनना क्वेश्चंस को। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इक्वल्स टू 4800, ठीक है, यही बोल दिया डायरेक्टली आपको। कितने का? 3 चिल्ड्रन, 3 चिल्ड्रन, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 4800, मैक्सिमम कितना है? 3 बच्चे के लिए। तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा? टैक्सेबल कितना हो जाएगा प्लीज कैलकुलेट करो और मुझे बताओ। एक सेकेंड ज्योति देखता हूं, टैक्सेबल हो जाएगा 2400,
टैक्सेबल हो जाएगा 2400। वेरी गुड। किस तरह से हो जाएगा? आपका टोटल 4800 है ना, आपका टोटल 4800 है ना, तो टोटल 4800 में से आपको माइनस करना चाहिए, बिकॉज ये आपका टोटल चिल्ड्रन एजुकेशन मिला है आपको। तो यहाँ से आपका रूल क्या है, 100 पर मंथ पर चाइल्ड, तो 100 करके 2 बच्चा का 12 महीने में कितना होता है, ठीक है। तो 100 करके 2 चाइल्ड का 12 मंथ का कितना होता है, 100 इंटू 2 इंटू 12, तो 4800 से आप इसको लेस कर दो तो आपको मिल जाता है 4800 माइनस 2400, तो 2400 आपका हो जाएगा एग्जेम्प्टेड एंड 2400 आपका हो जाएगा टैक्सेबल। क्या ये क्लियर है सबको? क्लियर है ये पॉइंट या फिर एनी डाउट? क्लियर दादा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 4। एग्जांपल 4, रुपीज 150 पर मंथ पर चाइल्ड, ओके, रुपीज 150 पर मंथ पर चाइल्ड। ब्रैकेट में करो 3 चिल्ड्रन, 3 बच्चा है, तो 150 पर मंथ पर चाइल्ड, उस बच्चे का, उस इंसान का 3 बच्चा है, ये इसको अलाउंस मिल रहा है, ठीक है। 150 पर मंथ पर चाइल्ड का अलाउंस मिल रहा है, ये CEA है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है। आपको पूछा जा रहा है कि भाई एग्जेम्प्ट एंड टैक्सेबिलिटी बताओ, तो टैक्सेबल CEA एंड एग्जेम्प्टेड CEA बताओगे क्या? कर रहे हो? Taxable 3000. हाँ, और एक बार बोलो ना, और एक बार बताओ। Taxable CE at 3000. टैक्सेबल 3000, वेरी गुड। टैक्सेबल 3000 कैसे होगा? देखो कैलकुलेशन कैसे होगा, 150 इंटू 3 इंटू 12, 150 इंटू 3 इंटू 12 माइनस आपका कितना हो जाएगा, 100 इंटू 2 इंटू 12, तो 150 इंटू 3 इंटू 12 कितना हो जाता है, 150 इंटू 3 इंटू 12, दिस इज योर 5400, और यहाँ से आपको लेस करना चाहिए 2400, तो 5400 माइनस 2400 इक्वल्स टू आपका हो जाता है 3000, ठीक है। 3000 ये आपका क्या होगा, टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्टेड होगा? तो एग्जेम्प्टेड आपका हो जाएगा 2400 और टैक्सेबल आपका हो जाएगा 3000। क्लियर है सबको? क्या सबको क्लियर है? है Yes, दादा। sir.
तो इस तरह से आप चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंस को बहुत ही अच्छे से कैलकुलेशन कर सकते हो। पता नहीं आज प्रिया का नेटवर्क में क्या हुआ है, बार बार एडमिट फेल कर रहा है, वो जहां से भी कर रहा है। ओके, तब से उसी का ट्राई कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा उसका। बार बार फेल कर दे रहा है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल चलो। नेक्स्ट एग्जांपल, CEA 150 पर मंथ, ब्रैकेट में कर दो 3 चिल्ड्रन। तो बताओ तो इसका आंसर क्या होगा? टैक्सेबल CEA and exempted CEA। ये बताओ। फिफ्टी टैक्सेबल। हाँ, कितना बोलो? 50 टैक्सेबल। 50 टैक्सेबल। मौसमी का जवाब है 100 हाँ, 100 taxable। मौसमी कह रहा है, मौसमी का जवाब है 50 टैक्सेबल। प्रीति का कहना है 100 टैक्सेबल। सबका जवाब चाहिए मुझे, बोलो। ऋषभ, प्रीतम जवाब दे। 50 taxable। ज्योति का भी कहना है 50। प्रीतम, ऋषभ क्या है? रोशनी बताओ। प्रिया तो दादा 50। हाँ, 50 टैक्सेबल। विशाल का भी जवाब है 50। सबका कहना है 50 टैक्सेबल है। देखो सर, आप लोग एक टेक्निकल रॉन्ग कर रहे हो। टेक्निकल रॉन्ग क्या है? जब भी आपको टैक्सेबिलिटी पूछा जाता है ना, तो वो एनुअल होता है। आप लोग एनुअल कैलकुलेशन क्यों नहीं कर रहे हो? दादा 600। थैंक यू ना। देख, तो टैक्सेबल CA, अच्छा टोटल आपको कितना मिल रहा है? टोटल मिल रहा है 150 करके 12 महीने का। 3 बच्चा का मिल रहा है, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट पर मंथ पर चाइल्ड नहीं बोला है। आप लोग ये चीज पे ध्यान देना। दिस इज नॉट सेड कि पर मंथ पर चाइल्ड। टोटल चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंस आपको 150 करके पर मंथ का मिल रहा है। तो पर चाइल्ड का कितना है? 50 करके, 50 पर चाइल्ड है, ठीक है। तो 150 करके 12 महीने का टोटल कितना मिल रहा है? टोटल मिल रहा है 1800 आपको। इससे आपको लेस करना है एग्जेम्प्टेड को, और एग्जेम्प्टेड क्या है? 100 पर मंथ पर चाइल्ड। तो 100 इंटू 100 मैक्सिमम होना चाहिए, बट आपको यहाँ पर एक बच्चे को कितना मिल रहा है? 50 मिल रहा है। तो आप एग्जेम्प्टेड कितना कर पाओगे? 100 नहीं कर पाओगे, 50 कर पाओगे, बिकॉज 100 मिलता तो 100 करते ना। 100 करता, 100 मिलता तो 100 करते। तो 50 इंटू 2 इंटू 12, तो आपका एग्जेम्प्टेड हो जाएगा 1200। तो अल्टीमेटली आपका जवाब हो जाएगा टैक्सेबिलिटी का 600। बोलो सर, बात कुछ पल्ले पड़ा? टैक्सेबल CA 600 and tax exempted CA is 1200, and this is the total.
समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज बताना मुझे। मतलब आप 50 जो पकड़े हो वेरी गुड, वो उसमें बहुत अच्छा है, बट आपका क्वेश्चंस में यहाँ पर ये नहीं बोला था 150 पर मंथ पर चाइल्ड, ऐसा नहीं था। ये चीज आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, इट्स जैसे ही आपको टोटल दे देता है और पर चाइल्ड के बारे में कुछ नहीं बताता है, पर चाइल्ड के बारे में कुछ नहीं बताते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, सिंपली डिवाइडेड बाई जितना बच्चा बोलेगा उतना कर देना चाहिए। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर डिवाइडेड बाई 3 करके 50 पर चाइल्ड निकाले। ठीक है ना, बताओ सर। क्लियर है कि नहीं, प्लीज टेल मी। Yes, sir. एक काम करोगे आप लोग, मैं एक बार इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ, आप लोग एक बार फिर से रिजॉइन करना, तो ठीक है। या तो आप लोग रहो, मैं डिस्कनेक्ट करके रिजॉइन करता हूँ। एक्चुअली बहुत लोगों का ना ज्वाइन नहीं हो रहा है, मतलब डिस्कनेक्ट होने के बाद। ठीक है, तो आप लोग रहो, मैं आता हूँ। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है आज। जो भी निकल जा रहा है उसका कनेक्शन नहीं हो रहा है। রশনি এসছিস? হ্যাঁ দাদা, এতক্ষণ ধরে ট্রাই করছিলাম।
वाह प्रिया, रोशनी, प्रिया आवाज आ रहा है? है दादा। हाँ सर, अभी ज्वाइन हो पाया। एक्चुअली सर हाँ। डिस्कनेक्ट हो जा रहा है खुद से। अरे पता नहीं क्या हुआ, तुम लोग का भी बार बार हो रहा है यार, एडमिट यहाँ पर फेल हो रहा है। मैं तब से कोशिश करे जा रहा हूँ, रोशनी का भी सेम प्रॉब्लम हुआ था। ठीक है, मैं एक बार डिस्कनेक्ट कर लिया था और मतलब हैंग करके होल्ड करके फिर से आ गया। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। जो पार्ट जिसका भी मिस हुआ है वो बाद में थोड़ा देख लेना, ठीक है? मैं वीडियो अभी क्लास कंप्लीट होने के बाद ही आपसे शेयर कर लूँगा। ओके, तो लास्ट क्वेश्चंस का जवाब सबको क्लियर है? ठीक है, तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पे काफी इंटरेस्टिंग मैटर में हम लोगों ने डिस्कशंस कर चुका। तो चलो एक क्वेश्चन करो तो। ओके, अब चलो थोड़ा HRA पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सॉल्व करते हैं। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पे आई होप चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है। जिसका भी कोई कुछ मिस हो गया ड्यू टू सम नेटवर्क इशू, वो बाद में यही वाला जगह मैं उनके शेयर करूंगा, तो आप लोग प्लीज कर लीजिएगा। स्पेशली मैं प्रिया को बोल रहा हूँ। बस एक बार आप शेयर कर दीजिए, हम देख लेते हैं। ठीक है, मैं फिलहाल आपको HRA बताऊंगा, ध्यान से देखो। HRA का प्रोविजंस आप सबको पता है, ठीक है? यू ऑल नो दिस थिंग्स। मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ HRA में क्या होता है। ये सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A का पॉइंट है, ठीक है? आप लोगों को पता है ये हाउस रेंट अलाउंस ऑर्गेनाइजेशंस पे जब भी किसी को जॉब मिलता है, किसी भी कंपनी में, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, तो उस ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, आपको रहने के लिए घर में, किसी भी घर में रहने के लिए आपको अलाउंस दिया जाता है, ठीक है? गवर्नमेंट कंपनीज में भी होता है, प्राइवेट कंपनीज में भी होता है। तो इस केस में अगर आपको कंपनी की तरफ से हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, प्लीज ध्यान दीजिएगा पॉइंट पे, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है? तो अगर आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है कंपनी की तरफ से, तो इसका कितना पार्ट टैक्सेबल होता है और कितना पार्ट इसका एक्सेम्प्टेड होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पर्पस। मतलब डायरेक्ट HRA का क्वेश्चंस भी पूछता है। तो फटाफट आप इसका प्रोविजंस लिख लो, फटाफट इसका प्रोविजंस एक बार रिकॉल कर लो। ऑलरेडी आपके फॉर्मेट में लिखा हुआ है, रिकॉल कर लो। HRA रिसीव्ड, सबसे पहले कितना HRA आपको मिल रहा है, दिस इज द सिंपल पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज रेंट पेड माइनस 10% of salary, rent paid minus 10% of salary, and point number C, 50% or 40% of salary, 50% और 40% ऑफ सैलरी, ये तीनों काउंटिंग किया जाता है। लेकिन एक चीज आपके दिमाग में हो जाना चाहिए कि कब होता है, ये मैंने आपको पहले भी बोला था। 50% का एप्लीकेबिलिटी तब होता है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। 50% उस सब मतलब वो सब शहर में एप्लीकेबल होता है जो इंडिया का बिग 4 सिटीज माना जाता है, ठीक है? ऐसे तो इंडिया में करेंटली 8 मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बट यहाँ पर 4 पुराना जो ओल्ड मेट्रोपॉलिटन सिटीज है उनको अभी भी काउंट किया जाता है, बिकॉज स्टिल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बिलीव करते हैं कि यहाँ पर लोग ज्यादा रहते हैं, सिटी बड़ा है। तो 50% फॉर दी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। ये प्रोविजंस में मुझे लगता है चेंजेस लाना चाहिए, बिकॉज बेंगलोर, हैदराबाद जैसे शहर भी काफी बड़ा हो चुका है। तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये जो 4 है TMKC या DMC के, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये जो 4 बिग मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, इनके केस में 50% वाला प्रोविजन होता है। बाकी कोई भी शहर ले लो, इंडिया का कोई भी सिटी या शहर मतलब टाउन ले लो, उसके केस में रेस्ट ऑफ द सिटी, रेस्ट सिटी में 40% ऑफ सैलरी काउंट किया जाता है, ठीक है? तो ये रहा आपका HRA का याद करने का प्रोविजंस। तो ये प्रोविजंस को आपको अभी यूज करना है और सम सॉल्व करना है। तो चलो सर HRA का प्रोजेक्ट सॉल्व करते हैं।
HRA का अलग अलग क्वेश्चंस आपके साथ में अभी शेयर करूंगा, आपको वो मुझे सॉल्व करके बताना है। फटाफट मेरे साथ साथ चलो सर। समझ में आया ना सबको? HRA प्रोविजंस रिकॉल हो गया? क्या HRA का प्रोविजन रिकॉल हुआ सर? हाँ सर। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन सॉल्व करो, तो जो भी प्रॉब्लम है इसमें ये सब भी क्लियर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो एक। मिस्टर एक्स, फटाफट लिख लो। मिस्टर एक्स who is posted in Delhi, posted in Delhi, दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में पोस्टिंग है, सॉरी मतलब इनका जॉब का जो एरिया है वो दिल्ली में है, पोस्टेड इन दिल्ली, बट रिसाइड्स इन नोएडा, मतलब रहता है नोएडा में। ऐसे दिल्ली और नोएडा काफी करीब है, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, तीनों को एक साथ मिला के NCR भी कहा जाता है, नेशनल कैपिटल रीजियन। तो दिल्ली NCR ऐसा करके भी बोला जाता है। तो रिसाइड्स इन नोएडा, तो गेट्स ₹60,000 per annum as basic pay. He gets ₹9,000 per annum as HRA. 9,000 per annum as HRA. Though he pays please, though he pays ₹12,000 per annum as rent, ठीक है, रेंट भी पे करता है 12,000 करके। लिखना प्लीज, ड्यूरिंग द previous year 1920, during the previous year 1920, he received ₹5,000 as advance salary, of April 2019. Calculate exemption under section 10 subsection 13A. क्वेश्चन देखो एक बार, प्लीज रीड करो। मिस्टर एक्स पोस्टेड इन दिल्ली बट रिसाइड इन नोएडा get ₹60,000 per annum as basic pay. He gets 9,000 per annum as HRA, though he pays ₹12,000 per annum as rent. During the PY 1920, he received ₹5,000 as advance salary of April 2019. Calculate exemption under section 10 subsection 13A. ये रहा आपका सवाल,
HR रिगार्डिंग। तो प्लीज मुझे बताना कि क्या ये क्वेश्चंस क्लियर है। तो सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन सबने लिख लिया ना? प्लीज यस और नो में बताना प्लीज। यस सर। Has चलो सॉल्यूशंस करना चालू करो। जिसको आ रहा है वो करो और जिसको नहीं आ रहा है वो मेरे साथ साथ चलो। कोई भी क्वेश्चन इस तरह का सॉल्व करने से पहले आपको प्रोविजंस लिखना चाहिए। तो फटाफट आप क्वेश्चंस का आंसर करो। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। लिस्ट ऑफ द, लिस्ट मतलब क्या? लिस्ट मतलब इनमें से जो सबसे छोटा है। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग मतलब LEAST। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज exempted। पॉइंट नंबर ए, HRA कितना रिसीव किया प्लीज बताना मुझे। HRA कितना रिसीव किया? 9,000। 9,000. थैंक यू। पॉइंट बी, रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी। एक चीज आपको थोड़ा मुझे बताना होगा कि यहाँ सैलरी का कैलकुलेशंस पे क्या क्या आना चाहिए। सैलरी के कैलकुलेशंस जब करोगे तो क्या आना चाहिए? बेसिक प्लस क्या आएगा रे कम ये? मौसमी बता, रोशनी सैलरी कैलकुलेशंस में क्या आएगा? बेसिक प्लस एडवांस। बेसिक प्लस DA प्लस कॉट। बेसिक प्लस DA प्लस कॉट। हाँ, कॉट मतलब कमीशंस एज ए फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर। हाँ, सिंपल कमीशंस होगा तो नहीं लिया जाएगा, बोनस भी नहीं आता है। सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस DA प्लस कॉट। ठीक है, अलग अलग सैलरी। रिटायरमेंट बेनिफिट तो धड़ है। हाँ, रिटायरमेंट बेनिफिट तो, रिटायरमेंट बेनिफिट इसमें नहीं आएगा। HRA कोई रिटायरमेंट बेनिफिट तो है नहीं ना। थाकले तो धोड़बो रहने से लेना है। अच्छा कैलकुलेट करो, मैं भी करता हूँ। चलो कैलकुलेट करो, करते करते मैं भी बताता हूँ। Sir, बोलो। exempted HRA 6,000. एग्जेम्प्टेड HRA 6,000। वेरी गुड सर। अच्छा सैलरी का कैलकुलेशंस कर लिया आप लोगों ने? कितना सैलरी मिला था इसको? 60,000 basic pay. 60,000 पर एनम एज बेसिक पे। कोई कमीशन या टर्नओवर ये सब कुछ बोला गया था? DA के बारे में कुछ बोला था? कुछ भी नहीं बोला था। No. कुछ भी नहीं बोला था। तो ये सम्स में तो ये एप्लीकेबल ही होगा नहीं। ठीक है, मतलब इस सम्स में एकदम सिंपल हो जाएगा। रेंट पेड कितना है? रेंट पेड जितना होगा वहां से माइनस कर दो। रेंट कितना वो पे कर रहा है? 12,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी मतलब 10% ऑफ 60,000। 10% ऑफ 60,000 यही सैलरी उसका बोला हुआ है, तो आपको और कुछ करने का जरूरत भी नहीं है। तो 12,000 से 10% ऑफ 60,000 मतलब 12,000 माइनस 6,000 इक्वल्स टू 6,000। एंड पॉइंट सी में आपका हो जाएगा 40%। ये नोएडा में है, 40 होगा या 50 होगा? नोएडा में मानोगे या दिल्ली में मानोगे? नोएडा। रिसाइड जहां करेगा, घर जहां लेके रह रहा है उसको लिया जाएगा। तो नोएडा के केस में 40% करना चाहिए या 50% करना चाहिए? 40%। ऑब्वियसली 40%, बिकॉज दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई में 50%, रेस्ट सिटी कुछ भी हो, टाउन कुछ भी हो, उसमें आपको 40% लेना चाहिए। तो यहाँ आपका हो गया 40% ऑफ 40% ऑफ सैलरी। 40% ऑफ सैलरी मतलब कितना हो जाएगा? 24,000। 40% ऑफ 60,000। यहाँ पर आपका सैलरी कैलकुलेशन आसान हो गया। मैं आपको दूसरा सम्स में बताता हूँ
कि सैलरी कैलकुलेशन जब होगा तो क्या करना चाहिए। 24,000। तो प्रीति ने आई थिंक सही बताया कि एग्जेम्प्टेड कौन सा होगा, जो सबसे कम है। तो आपके यहाँ पर HRA रिसिप्ट इज 9,000, देखो तो सही, HRA रिसिप्ट 9,000, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी 6,000 एंड 40% ऑफ सैलरी इज 24,000। इनमें से सबसे कम कौन सा है, सबसे लो 6,000। सबसे लो इज 6,000। तो सबसे लो 6,000 है, तो अल्टीमेटली आपका एग्जेम्प्टेड अमाउंट भी वही हो जाएगा। देयरफॉर एग्जेम्प्ट इक्वल्स टू 6,000 एंड टैक्सेबल इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा टैक्सेबल, 3,000. HRA रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्टेड। HRA रिसीव आपका था 9,000 माइनस एग्जेम्प्टेड है आपका 3,000, तो इक्वल्स टू आपका हो जाता है, वो सॉरी दिस इज 6,000, तो आपका हो जाएगा आंसर इज 3,000। बताओ सर इतना तो क्लियर है कि नहीं। रिया, विशाल, ज्योति, क्लियर है ना सबको। हाँ सर। एकदम सिंपल था सर, सिर्फ प्रोविजन बेस्ड था, एकदम आसान से हो गया। बाकी मैं और टफ लेवल में लेके चलता हूँ, फिर और भी जो भी सवाल आपके मन में आएगा उसका भी जवाब आपको मिलता जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं इसको सैलरी शीट में डालूं तो सैलरी शीट में कहाँ से किस तरह से डाला जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चंस में एक एडवांस का पॉइंट था, क्या आप लोगों ने देखा। इस क्वेश्चंस में एक एडवांस सैलरी का पॉइंट था, क्या लगता है उसका क्या करना चाहिए। जब आप लोग स्टेटमेंट ऑफ सैलरी बनाओगे ना, स्टेटमेंट ऑफ सैलरी या सैलरी शीट जो भी बोलो, स्टेटमेंट ऑफ सैलरी जब आप कैलकुलेट करोगे तब उसमें आपका ऐसे होगा, पर्टिकुलर में बेसिक आ जाएगा, बेसिक आपका डायरेक्ट बोला हुआ है 60,000 का, और एडवांस सैलरी जो है आपका वो भी आपका सैलरी है, तो एडवांस सैलरी फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पर बाद में आप इसको लेस कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर अभी आपको एडवांस सैलरी भी काउंट करना पड़ेगा 5,000। एंड HRA का जो टैक्सेबल आपका आया है, HRA टैक्सेबल हुआ है आपका 3,000, दिस वन जो आपने अभी कैलकुलेट किया, तो ये 3,000 आपका टैक्सेबल हो जाएगा, तो HRA हो जाएगा 3,000। तो इन दिस करेंट क्वेश्चंस आपका ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 60 + 5 + 3, मतलब आपका ग्रॉस हो जाएगा 68,000। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को। स्टेटमेंट ऑफ सैलरी में बेसिक, एडवांस, HRA तीनों क्लियर है, और एडवांस सैलरी का जो 5,000 का डेटा था उसका क्या करना है, उसका समझ में आया। Yes, sir. ये था ना यहाँ पर कि रिसीव ₹5,000 एज एडवांस सैलरी ऑफ अप्रैल 2019, तो उसका क्या ट्रीटमेंट करना है वो आपको मैंने शो किया। ठीक है, तो इस तरह से आप HRA का क्वेश्चंस में थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलो HRA में ही अभी बात करना है, काफी पॉइंट में बात है। चलो एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्वेश्चन, HRA में नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा लिखना प्लीज मेरे साथ साथ। X who resides in कानपुर, क्वेश्चन लिखते लिखते क्वेश्चन रीड भी हो जाएगा। resides in कानपुर receives
rupees 78,000. Received rupees 78,000 as basic pay. As basic pay during the previous year, 2000 2013-14 का डेटा यूज कर रहा हूं मैं करेंटली, ठीक है। 2013-14 he stays in his father's house. He stays in his father's house, पापा के घर पे, up to August 31st 2013, up to August 31st 2013, for which he does not pay any rent. Obviously पापा के घर में कौन रेंट देता है? For which he does not pay any rent, and thereafter in an accommodation taken on monthly rent of rupees 3,000. The employer however pays rupees 700 per month, rupees 700 per month as HRA, throughout the previous year. As the sum of HRA paid is the last of the three sum, is the least of the three sum A, $31,200, that is 40% of salary. एक ब्रैकेट लगा देना तो इसमें फॉर एग्जांपल बोल के ये 31,200 that is 40% of salary. B, rupees 4,800 HRA, and C, 13,200 that is excess of rent paid over the
10% of salary. Bracket close करना. He claims the entire house rent allowance. Next लिखना bracket close करके. He claims the entire HRA is exempt from tax. Under section 10 subsection 13A. Is he legally correct? Is he legally correct? ये रहा आपका क्वेश्चन. This is your question. क्या मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन को एक बार फिर से आपको समझाऊं? X resides in कानपुर. X resides in कानपुर. ध्यान से सुनो सर. Received rupees 78,000 as basic pay during the previous year 13-14. He stays in his father's house up to August 31st, 2013, for which he does not pay any rent, and thereafter in an accommodation taken on monthly rent of rupees 3,000. The employer, however, pays 700 per month as HRA throughout the previous year. As the sum of HRA paid is the least of the three sum, that is, for example, 31,200, that is 40% of salary. Point B, 4,800 HRA and say 13,200, that is excess of rent paid over the 10% of salary. He claims the entire HRA is exempt from tax under section 1013A, subsection 13A. Is he legally correct? ये सवाल आपके सामने रखा गया है. तो क्या आप इसका जवाब दे पाओगे सर? इसका सॉल्यूशन क्या होगा? एकदम सिंपल सर. बेसिक पे अड़े रहो, सवाल हो जाएगा. बेसिक पे अड़े रहो. सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A. ज्यादा चिंता का कोई बात नहीं है. क्वेश्चन बड़ा है, लंबा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता. सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A. List of the following is exempt. HRA रिसीव कितना है बताओगे क्या? HRA रिसीव कितना है? 4,800. 700 करके 12 महीने का बोल रहे हो ना, है ना? तो आप एक काम करो, इसको ना पहले मंथली बेसिस में ही रखो, बाद में टोटल कर देना, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़ा ट्रिकी है इसलिए बोल रहा हूँ. ऐसे आप सही बोल रहे हो विशाल. HRA रिसिप्ट 700 का है. मैं मंथली हिसाब करके लास्ट में उसका एनुअल कर देता हूँ. आप दोनों कर सकते हो. रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी कितना होगा? कितना रेंट पे कर रहे हो? 3,000 करके. माइनस 10% ऑफ सैलरी कितना होगा? सैलरी कितना मिल रहा है इसको? 78,000 एज बेसिक पे. तो 78,000 अगर बेसिक पे है तो क्या होगा? बताओ सर, मंथली सैलरी कितना होगा इसका? $6,500 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 78,000 करके पूरा साल का मिल रहा है, तो 12 महीने में 6,500
तो मैं यहाँ पर थोड़ा मंथली कर रहा हूँ क्योंकि मंथली कैलकुलेशन दिया हुआ है, मैं लास्ट में उसका एनुअल कर दूंगा ताकि कुछ भी अंदर का गलती हो तो वो गलती नहीं होगा। मतलब ये एक अच्छा लॉजिक है और कुछ नहीं। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 3000 माइनस 10% ऑफ 6500 कितना हो जाता है? 2350। 2350। पॉइंट नंबर सी क्या होगा? कानपुर में है तो 50 लेंगे या 40 लेंगे? कानपुर में है तो फिर 40% लेंगे। वेरी गुड। 40% ऑफ सैलरी। लेकिन 6500 तो 6500 का 40% कितना होता है? 2600। ये तीनों आंसर हमें चाहिए था। तो দাদা आप बोलो। বলছি 2350 টা কি করে এলো? জানো 78,000 डिवाइडेड बाई 12, पूरा साल भर का सैलरी 78,000 है। मैं मंथली से कन्वर्ट करके कर रहा हूँ क्योंकि एचआर रिसीव 700 मंथली दिया हुआ है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अगर कोई एनुअल करना चाहता है कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं इसको मंथली किया, बाद में इसको मैं एनुअल करूंगा। ऐसे आंसर तो हमें एनुअली कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 78,000 डिवाइडेड बाई 12 कर, देख 6500 होगा। 6500 का 10% और 3000 से लेस कर, हो जाएगा। হ্যাঁ দাদা। अब एचआर रिसीव कितना है? अच्छा, इन तीनों में से एग्जेम्प्टेड कौन सा हो जाएगा? 2600 एचआर रिसीव, 700 एग्जेम्प्टेड होगा ना? दिस शुड बी एग्जेम्प्टेड। सबसे कम यही है ना? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा टैक्सेबल एचआर के लिए? एचआर रिसीव्ड 8400 है ना? एचआर रिसीव 8400 होगा। क्या होगा एचआर रिसीव्ड? कितना मिल रहा है एचआर रिसीव्ड? उसको 700 करके मिल रहा है 12 महीने का। 700 इंटू 12, एचआर रिसीव इतना है उसका। एग्जेम्प्टेड भी वही हो जाएगा, 700 ही एग्जेम्प्टेड है उसका, तो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा 4900। क्यों एग्जेम्प्टेड 700 इंटू 7 क्यों किया मैंने, कोई बता सकते हो क्या? एग्जेम्प्टेड 700 इंटू 7 क्यों किया? क्वेश्चंस में देखो। अगस्त से है ना? एग्जैक्टली सर, ही स्टेज इन हिज फादर्स हाउस अप टू 31 अगस्त 2013। अगर आपको यहाँ से एक सिंपल कैलकुलेशन आप यहाँ जोड़ सकते हो, मतलब समझ सकते हो, रफ में बता रहा हूँ ये, कि अगर वो 31 अगस्त तक पापा के घर में है तो फिर उसका रेंट भी वो पे नहीं कर रहा है उस टाइम पे, तो अल्टीमेटली वो कितना दिन का रेंट पे कर रहा है? 2013-14 स्टार्ट कब हुआ था? 1/4/13 से लेके 31 मार्च 14 तक का बात है। ये टोटल 12 महीने का टाइम है। इसमें से अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 मंथ्स। आप हिसाब लगाओ, फ्रॉम 1 अप्रैल से लेके 1/4/13 से लेके 31/8 31 अगस्त 13 तक कितना टाइम होता है? 5 मंथ्स होता है कि नहीं होता? ये 13-14 साल में पहला 5 महीना वो तो पापा के घर में है, तो पापा के घर में है और रेंट भी नहीं दिया, लेकिन लास्ट 7 महीना उन्होंने रेंट दिया। तो क्या बात सही है कि वो रेंट जितना दिया उतने का ही वो एग्जेम्प्टेड ले सकता है? प्लीज टेल मी। हेलो, ये 7 क्यों किया, समझ में आया क्या नहीं आया? Yes, sir. बिकॉज अप टू 31 अगस्त तो वो ये डेट है 1/4/13 से लेके 31 अगस्त 13 तक का 5 मंथ्स तो पापा के घर में, 5 मंथ्स पापा के घर में, मतलब फादर्स हाउस। तो बाकी 7 महीने ही तो रह रहा है ना, तो 5 मंथ्स इधर चला जाता है,
तो 12 माइनस 5 इक्वल्स टू 7 और वही 7 आपका यहाँ पर आ जा रहा है। तो अल्टीमेटली 8400 माइनस 40,000 4,900 3,500 आपका हो जाएगा टैक्सेबल। बोलो सर, क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है, इतना बता दो मुझे। क्लियर है। सबको क्वेश्चंस का आंसर क्लियर है? वो जो कुछ इंफॉर्मेशन ब्रैकेट में था वो सब कुछ काम का नहीं है सर, तो ऐसे ही बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। तो यहाँ पर जो दोनों आंसर आपको चाहिए था, तो कितना ईचर है आपका एग्जेम्प्टेड है और कितना ईचर है आपका टैक्सेबल है। तो एग्जेम्प्टेड है 4,900 एंड टैक्सेबल है 3,500। हो जाएगा ना ये सम्स? एक बार घर में जरूर देखना, बहुत अच्छा सम सही है, एक बार रिवाइज जरूर करना इसको। प्रीतम, ऋषभ, सबको क्लियर है कि नहीं है? यस सर। है सर। तो चलो सर, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो लिखो मेरे साथ। चलो सर फटाफट लिख लो। लिखो तो मिस्टर, वैसे क्वेश्चन लिखो। मिस्टर ए, an employee of P Limited gives the following informations. Gives the following informations for previous year $1920. ठीक है, Mr. X, an employee of P Limited, gives the following informations for PY 1920. बेसिक है आपका 15,000 per month, till December 2019. 15,000 per month till December 2019, and thereafter 18,000 per month. Thereafter 18,000 per month. DA equals to 40% of basic
25% for RB, 25% फॉर RB मतलब आप लोग समझते हो रिटायरमेंट बेनिफिट के टाइम पे इसका यूज किया जाता है, ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव एनकैशमेंट जैसा बेनिफिट के टाइम पे। तो 25% फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। कमीशन 1% on turnover, commission 1% on turnover of previous year 1920 is 12 lakh. HRA received 1800 per month till September 2019, and thereafter $2,200 per month. Rent paid equals to 3,000 per month. TA 1,200 per month. And MA 100 per month. बताना सर क्या करेंगे? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बताओ। MA for medical allowances, TA for transport allowances. HRA for आप लोग जानते हो, MA for medical allowances, TA for transport allowances. वो मैं बता दूंगा, आप लोग पहले HRA कैलकुलेट करो, वो तो प्रोविजन से मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आप मेनली मुझे HRA कैलकुलेट करके बताओ। सबसे पहले आप लोग तो मुझे ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्या क्वेश्चन सबने लिखा? Mr. X, an employee of T Limited, gives the following information for PY 1920. Basic है 15,000 per month till December 2019 and thereafter 18,000 per month. DA है 40% of basic, 25% for RB मतलब retirement benefit. कमीशन ऑन टर्नओवर दे दिया 1920 का 12 लाख का। HRA रिसिप्ट हुआ 1800 पर मंथ का till September 19 and thereafter 2200 per month. Rent paid 3,000 per month. TA transport allowance 1200 per month. Medical allowance 100 per month. Now you have to calculate क्या करना है। ट्राई करोगे क्या? हेलो सर, आप लोग कोशिश कर रहे हो कि हाँ या ना तो बताओ।
Yes, sir. यस सर। ओके करो। सर HR सर 24,000 होगा क्या? सर HR 24,000 होगा क्या? HRA मतलब टैक्सेबल बोल रहे हो या एग्जेम्प्टेड बोल रहे हो? सर नहीं सर, नॉर्मल का अभी टैक्सेबल नहीं किया ऐसे ही 24। HRA एग्जेम्प्टेड नहीं, 24,000 तो नहीं होगा। ঋষভ কোয়েশ্চেন বুঝতে পেরেছিস? ঋষভ, প্রীতম, देखो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसमें बार बार डेट में चेंजेस हुआ है। अगर आप देखोगे ना तो 3 बार डेट में चेंजेस है। यहाँ पर एक देखो बेसिक में एक बार डेट में चेंजेस है ना, बेसिक 15,000 पर मंथ टिल दिसंबर 2019 एंड देयर आफ्टर 18,000 पर मंथ, मतलब यहाँ पर एक बार डेट का चेंज। फिर आपका HRA रिसीव में भी एक बार डेट का चेंज हुआ, तो 2 बार यहाँ पर डेट में चेंजेस आया। तो जब ऐसा चेंजेस आ जाता है ना, तो आपका कैलकुलेशंस को एकदम क्लियर कट रखने के लिए आपको एक उपाय ढूंढना चाहिए। तो आप एक फॉर्मेट बना लो, फॉर्मेट करके करो तो थोड़ा आसान हो जाएगा। फॉर्मेट मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल है, ठीक है। एक बना लो सर बेसिक, बेसिक नहीं सॉरी, मतलब एक पर्टिकुलर का बनाना, पर्टिकुलर। फिर एक बना लेना सर अप्रैल से सितंबर का, फिर एक बना लेना अक्टूबर से दिसंबर का, एंड और एक बना लेना जनवरी से मार्च का। तो पर्टिकुलर में अप्रैल से सितंबर का एक, अक्टूबर से दिसंबर का एक और जनवरी से मार्च का एक। मैंने ऐसा क्यों किया, सिंपल लॉजिक काम करता है इसमें। आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका सबसे पहले बेसिक का डिफरेंस है, दिसंबर तक का डिफरेंस है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका डिफरेंस है सितंबर तक का। तो HRA रिसीव 1800 पर मंथ टिल सितंबर का मतलब है कि आपका पहला चेंज सितंबर में आ रहा है। तो इसलिए आप लोग एक सिंपल चीज यूज कर सकते हो, अप्रैल से लेकर सितंबर तक का एक डेटा बना लो, फिर सितंबर के बाद क्या अक्टूबर, फिर दिसंबर में अगेन चेंज है, और फिर जनवरी से मार्च तक का जो आपका टाइम शेड्यूल है।
क्योंकि आप यहाँ पर 1920 का डेटा का हिसाब कर रहे हो, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर चलना चाहिए। क्या ये बात आपको समझ में आया कि मैंने अप्रैल से सितंबर क्यों लिया, अक्टूबर से दिसंबर क्यों लिया और जनवरी से मार्च क्यों लिया? क्योंकि आपका अप्रैल से सितंबर में एक चेंज, देन अक्टूबर में दिसंबर में एक चेंज, फिर जनवरी से मार्च बाकी पोर्शन। तो अगर आप यहाँ पर देखते हो तो आप यहाँ पर पहले आपको सैलरी जो कैलकुलेट होगा ना वो क्या होगा, बेसिक प्लस डीए प्लस कॉट, ये होगा आपका सैलरी कैलकुलेशन, बेसिक प्लस डीए प्लस कॉट, ठीक है। तो अप्रैल से सितंबर का आपका अगर बेसिक प्लस डीए प्लस कॉट क्या होना चाहिए, 15,000 प्लस 1500 प्लस 1000। इसका केस में भी कुछ ऐसा ही होगा, 15,000 प्लस 1500 प्लस 1000। और जनवरी टू मार्च के केस में आपका सैलरी चेंज हो जाएगा, 18,000 प्लस 1800 सॉरी प्लस 1000। कुछ बात समझ में आ रहा है, हो क्या रहा है? देखो सर, 15,000 तक का आपका दिसंबर तक का सैलरी है, उसके बाद आपका सैलरी 18,000 हो रहा है ना। डीए में यहाँ पर आप 40% ऑफ द बेसिक कर रहे हो, तो 50% का 40% करो तो 15,000 का 40% कितना हो रहा है, 6,000, उसका 25% 1500। मौसमी समझ में आ रहा है? है सर। मतलब जब आप लोग ये सब कैलकुलेट करोगे तो आपको रिटायरमेंट बेनिफिट को यूज करके करना चाहिए, ठीक है। तो आपका बेसिक प्लस डीए प्लस कॉट में डीए का आरबी वाला पार्ट आना चाहिए, ठीक है। बेसिक प्लस डीए प्लस कॉट में बेसिक प्लस डीए का आरबी पार्ट मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट पार्ट एंड ऑल्सो कमीशन ऑन टर्नओवर। तो अगर आप कमीशन ऑन टर्नओवर देखते हो, कितना है आपका कमीशन ऑन टर्नओवर, 12 लाख है, तो 12 लाख का 1% करो ना, 12 लाख का 1% कितना होता है, कितना होता है 12 लाख का 1%? 12,000 डिवाइडेड बाई 12 करो तो मंथली कितना हो जाएगा, 1000। एग्जैक्टली वही तो किया, कॉट आपका 1000 है। तो इस तरह से आपका सैलरी क्या होगा इसका चिंता आपका दूर हो गया। अभी आपको बाकी पोर्शंस कर लेना चाहिए, एकदम सिंपल फटाफट हो जाएगा। देखो सबसे पहले आपका क्या है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्प्ट में एचआरए रिसिप्ट ऊपर में लिख दीजिएगा सर। तो एचआरए रिसिप्ट, फिर पॉइंट बी में आपका क्या होना चाहिए, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, एंड पॉइंट सी में क्या आना चाहिए, %40 ऑफ सैलरी। तो आप लोग मुझे बताना एचआरए रिसिप्ट अप्रैल से सितंबर का एचआरए रिसिप्ट कितना होना चाहिए। देखो एचआरए रिसिप्ट 1800 पर मंथ टिल सितंबर 2019, उसके बाद 2200 हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो सितंबर तक तो आपको 1800 ही देना चाहिए, उसके बाद सितंबर के बाद अक्टूबर से 2200 हुआ है। तो आपका अप्रैल से सितंबर में एचआरए रिसिप्ट कितना होगा, प्लीज मुझे बताना। अप्रैल से सितंबर में आपका एचआरए रिसिप्ट कितना है, 10,800। नहीं मैं अगर हाँ मंथली करो, अभी लास्ट में आप एनुअल कर देना, ठीक है। लास्ट में एनुअल कर देना, जो डेटा आपके पास है पुट करो, लास्ट में इंटू 12 करने से आपका जवाब आ जाएगा। मतलब इसमें क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन ज्यादा हो जाता है 1800 करके। अगर आप पहले से ही एनुअल करोगे तो गलत नहीं है, ठीक है। ये भी कोई कोई यूज करता है, मैं आपको डिस्करेज नहीं करूंगा। 1800 अक्टूबर से दिसंबर का कितना होता है, 2200। 2200, वेरी गुड। एंड जनवरी टू मार्च का भी हो जाएगा 2200, क्योंकि चेंज हो गया है एचआरए का हिस्सा। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, आपका रेंट कितना पे हो रहा था, 3000 पर मंथ का रेंट है आपका,
और 10% ऑफ सैलरी, सैलरी आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका, तो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी का अमाउंट ऑलरेडी आप यहाँ पर कर चुके हो, तो हिसाब लगाओ 1500, 15,000, 16,000, 17,500 के 10% करो, रेंट पेड 3,000, तो 3,000 माइनस 10% ऑफ 17,500, तो कितना हो जाता है 17,500 माइनस 10%, सॉरी 17,500 इंटू 10%, 1750 माइनस 3,000, 1250 आ रहा है क्या? $1250 आ रहा है दादा। सिमिलरली इधर भी करो, 3,000 यहाँ पर भी माइनस 10% ऑफ 17,500 सेम है इसका भी आपका जवाब हो जाएगा 1250, बट यहाँ पर चेंजेस होगा दिख रहा है 3,000 माइनस 10% ऑफ 18,000 प्लस 1,800 प्लस 1,000, 19,000, 20,800, तो 10% का 20,800 के ऊपर करो, तो 20,800 इंटू 10% तब का हो जाता है 2080, 3,000 माइनस 2080 माइनस 3,000, तो 920 आ रहा है। वेरी गुड सर, 920 आ रहा है आपका। तो 1250, 1250, 920 तीनों का अलग अलग निकल गया बिकॉज तीनों टाइम पे अलग अलग हुआ था। एंड 40% ऑफ सैलरी जब कैलकुलेट करोगे 40% ऑफ क्या करना चाहिए 17,500, सैलरी तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, इसका क्या हो जाएगा 40% ऑफ 17,500 और इसका भी हो जाएगा आपका 40% ऑफ 20,800, कितना जवाब हो जाएगा 7,000। 7,000 इसका हाँ 17,500 इंटू 40% 7,000, इसका भी 7,000 और ওটা হচ্ছে 8320। 8320, वेरी गुड सर। तो अल्टीमेटली आपने जो चीज कैलकुलेट करना था आपने कर लिया, बस अभी सिंप्लीफाई कर लो। एचआरए रिसीव कितना है आपका टोटल बताओ। एचआरए रिसीव इक्वल्स टू आप बोल सकते हो ना, आपको 1800 करके 6 महीना मिला है और 2200 करके आपको 6 महीना मिला है। देखो तो हिसाब लगा के क्या मैं सही बोल रहा हूँ। देखो ना आपका एचआरए का सिस्टम देखो आप, अप्रैल से सितंबर कितना दिन होता है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीना, तो 6 महीना 1800 करके मिल रहा है 6 मंथ्स, एंड अक्टूबर से लेके मार्च तक काउंट करो 6 मंथ्स, तो 6 महीना आपका क्या चल रहा है 6 मंथ्स 1800 करके 2200 6 मंथ करके, तो अल्टीमेटली आपका एचआरए रिसीव कितना हो जाएगा 1800 इंटू 6 प्लस 24,000 हो रहा है ना। हाँ सर 24,000। 24,000 एचआरए रिसीव है 24,000, यहाँ से आप लेस करोगे एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्टेड कैसे कैलकुलेट करोगे, बड़ा सिंपल फंडा है इसका। देखो इस तीनों जो आपका जो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग है, ये जो पूरा लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग है आपका एबीसी का, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लेना प्लीज। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, तो इसमें सबसे कम कौन सा पॉइंट है आपका, देखो तो सही। बी। इसका ये वाला, इसका ये वाला और इसका ये वाला, तो ये तीनों पॉइंट आपका सबसे कम है। तो अभी जो विशाल कर रहा था, अभी तू 12 कर दे, इंटू 12 कर दे, तो 1250 इंटू 12 कितना हो जाएगा, सॉरी मैं 1250 इंटू 12 बोल रहा हूँ गलती से। अप्रैल से सितंबर कितना टाइम होता है 6 मंथ्स का ना, 7,500
1250 इंटू 6 मंथ्स का हो जाएगा आपका 7,500 प्लस आपका कितना हो जाएगा, ये अमाउंट कितना है 1250 करके अक्टूबर से दिसंबर 3 महीने का 3750, 1250 करके 3 महीने का 3750 प्लस 920 करके 3 महीने का कितना हो जाता है 2760. Please add these three 7,500, 3750, 2760 कितना हो जाएगा ऐड करने से 14,010. हाँ सर 14,010. तो ये था 24,000 और ये हो गया आपका 14,010. अल्टीमेटली 24,000 माइनस 14,010 99990. हाँ सर 999. 999 ये हो जाएगा आपका टैक्सेबल है ना, टैक्सेबल HRA. दिस इज योर टैक्सेबल HRA. बताओ सर, एनी डाउट इन एनी कॉन्सेप्ट? देखो सर, मैं ये बाइफर्केशन करके करने का सुविधा कुछ समझ में आ रहा है. नॉर्मल करने जाओगे हो जाएगा, आप ट्राई कर सकते हो. आई डोंट वांट टू डिस्करेज यू, बट क्या है ना, अगर आप बाइफर्केशन करोगे तो आपको ईच एंड एवरी पॉइंट का अंदाजा लग जाएगा. ये काफी क्लियर कट और प्रोसेस है. कोई करता है सर डायरेक्ट करने का कोशिश करता है तो डायरेक्ट भी हो जाता है, बट अगर अंदर में कोई गलती रहेगा ना तो आप ढूंढ के पागल हो जाओ. दैट इज द प्रॉब्लम, और कोई प्रॉब्लम नहीं. क्या ये मेथड और प्रोसेस या फिर क्वेश्चंस का आंसर समझ में आया? यस सर. ठीक है. तो जब भी इस तरह का बाइफर्केशन रहेगा कि अलग अलग बार बार चेंजेस हो रहा है, तो ये ऑलवेज रिकमेंडेड है कि सर डेट को अलग कर लो. जैसा जहां जहां चेंजेस हुआ है अब वो हर जगह को अलग कर दो. क्योंकि भाई जैसे यहाँ पर अप्रैल से सितंबर का, अक्टूबर से दिसंबर का, एंड आफ्टर दैट जनवरी से मार्च का जो डेटा आपके पास अवेलेबल हुआ, अब उसके बेसिस में अपना कैलकुलेशंस कर लिए, तो आपको एकदम सिंपल जवाब मिल गया और आपको कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं होगा. दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस काइंड ऑफ बाइफर्केशन. तो आपको HRA तो मिल गया. अब आपको ग्रॉस सैलरी का पार्ट कैलकुलेट करना है, तो चलो ग्रॉस सैलरी कर लेते हैं. ग्रॉस सैलरी calculation of gross salary बेसिक इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ 15,000 करके 9 मंथ्स प्लस 18,000 करके 3 मंथ्स. तो आपका बेसिक हो जाता है, बताओ ना कितना होता है. DA 40% ऑफ बेसिक, 40% ऑफ बेसिक कितना हो गया, ये 1,89,000 होगा. यस सर. 1,89,000 इंटू 40%, ये हो जाएगा आपका 75,600. कॉट कुछ है नहीं ना, है तो कॉट है तो कॉट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12 लाख का 1%, 12,000. HRA आपने अभी कैलकुलेशन किया, जस्ट 9990 टैक्सेबल HRA आ जाएगा.
99990। मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है। मेडिकल अलाउंस कितना है? 100 करके 12 महीने का 1200। ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है। 1200 इंटू 1200 करके है ना, 1200 पर मंथ 12 14,400। टोटल करो और ग्रॉस सैलरी बताओ। कितना होगा? सर 302,190। 302 होगा, मैं काउंट नहीं किया। 1,89,000 प्लस है ना, 75,600 प्लस 12,000 प्लस 9,990 प्लस 1,200 प्लस 14,400। 302,190। This should be your gross salary. क्वेश्चन समझ में आ रहा है सर? बताना। मैं बोला था ना आपको कि आज मैं थोड़ा डेप्थ में चला जाऊंगा, तो ये सब डेप्थफुल क्वेश्चंस है। तो अगर आपको क्लियर हुआ एचआरए का कैलकुलेशंस, मैं आपको एचआरए का कुछ और डेप्थ वाला क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है? अभी मैं आपको होमवर्क शेयर भी करता हूँ। आप लोग क्या करोगे? होमवर्क करके मुझे शेयर करना, ठीक है? होमवर्क करके मुझे शेयर करना। बोलो सर, एचआरए कैलकुलेशंस वगैरह सब क्लियर है कि नहीं है? सबको क्लियर कट है? हेलो सर अभी तो क्लियर है सर, सम्स करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सम्स करोगे तो और क्लियर हो जाएगा। मैं और 5-6 सम्स आप लोगों को अभी प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है? तो आप लोग अभी तुरंत ट्राई कर सकते हो, मैं अभी देता हूँ, ठीक है? देरी नहीं करूँगा सर, नॉर्मली मेरा देरी हो जाता है। और मैं आपको अभी प्रोवाइड करता हूँ, आप उसको सॉल्व करो और देखो कितना आपका कॉन्फिडेंस आ रहा है, ठीक है? उसके बाद और 2-4 टॉपिक है, लाइक एक इनकम टैक्स का एक एक्स्ट्रा क्लास आने वाला है सर, इसी वीक से मैं चालू कर दूंगा, ठीक है? उसमें कोई दूसरा चैप्टर को मैं ले लूँगा, ठीक है? और है आपका जो भी होगा आप मुझे बताना, और फिर नेक्स्ट टॉपिक में वो मोटर कार का कुछ टॉपिक्स हैं, और फिर उसके बाद कंप्लीट सम्स हो जाएगा, तो सैलरी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? ठीक है सर, ओके, चलो बाय फिर सबको। सर एक बार ये लिंक शेयर कर दीजिएगा ना। हाँ जी बोलो। सर एक बार ये लिंक शेयर कर देंगे। मेल शेयर कर देंगे? अल्लाह सर ये क्लास का लिंक शेयर कर देंगे। ये क्लास का लिंक वीडियो ना? ओके, शेयर कर दूंगा मैं। हाँ हाँ, ओके। बोलो ज्योति। हम लोग जब सैलरी करते हैं ना, तो हाँ जी, दिया जब उसमें डीए कैलकुलेट करने के टाइम वो जो आरपी का जो भी परसेंटेज होता है वो कैलकुलेट करके फिर सैलरी कैलकुलेट करना। हाँ और जब हम लोग ग्रोस मतलब ये सैलरी का कंप्यूटेशन स्टेटमेंट जब बनाते हैं, ग्रोस सैलरी कैलकुलेट तब डायरेक्ट लेते हैं, तब डायरेक्ट लेते हैं। डायरेक्ट 40% या जो भी 8% हाँ, जब ग्रॉस कैलकुलेट करेंगे तो उसमें डायरेक्ट लेंगे, और जब हम लोग कोई प्रोविजंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है, लाइक एचआरए सॉल्व करते हैं, आरएफए सॉल्व करते हैं, ग्रेचुइटी पेंशन सॉल्व करते हैं, तो उस टाइम पे हमें रिटायरमेंट बेनिफिट वाला पार्ट लेना चाहिए। ओके सर। विशाल क्लियर? तो हाँ बोल মৌসুমী। বলছি যে যখন গ্র্যাচুইটি করেছিলাম ওতে অ্যাভারেজ স্যালারি ক্যালকুলেশনের সময় আরবি নিইনি, আর লিভ এনক্যাশমেন্টে নিয়েছিলাম। ওটা প্রভিশন আলাদা আলাদা বলা ছিল, ওটা ওখানে বলছি- আলাদাভাবে বলা ছিল। যখন টোটাল ক্যালকুলেট করব তখন দুটোর জন্য আলাদা আলাদা অ্যাভারেজ স্যালারি ক্যালকুলেট করতে হবে?
আমাকে বলিস তো কোন কোশ্চেনটাতে এরকম করেছিলাম, একটু দেখে নেবো আমি। ঠিক আছে কোন কোশ্চেনটাতে এরকম করেছিলাম একটু আমাকে দেখাবি, দেখে নেবো একটু। ঠিক আছে ঠিক আছে স্যার। ठीक है, पाठा सकते। हाँ सर। ओके ओके ठीक है, चलो बाय। हाँ, और किसी का कोई सवाल है तो कर लो। बाय सर। ओके बाय। রাখছি দাদা। बाय सर। टाटा टाटा। बाय सर। बाय बाय सर। बाय।